हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास में हम लोग अपना जो प्री लेवल के एमसीक्यूज़ की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। दिसंबर मंथ के हिसाब से आज हम अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जाम में जो प्री लेवल में आप एमसीक्यूज़ फेस करोगे उसका आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है सुन चलते आज के हमारे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया कि दो स्टेटमेंट्स दी गई, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है विद चाइना, जो कि अलोंग जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन सब आपको स्टेट्स और यूटीज में देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसका असल में लॉन्गेस्ट बॉर्डर है चाइना के साथ, बाकी सारी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले। ठीक है, तो मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है। मैं आपको थोड़ा एक बाद में मैप भी दिखाता हूँ, ये आपके एक बस एक हिंट के लिए होता है यहाँ पर, जो भी मैं एक आधी इमेज लगाऊं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। तो बिल्कुल इंडिया 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयर करता है। सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर तो हमारा वैसे बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब तो ठीक है। असल में अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना का बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर लाइन है, वो सबसे बड़ी है, ना कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर आप इस मैप को देख सको, आपको यहाँ पर भी थोड़ा आइडिया देखने को मिल जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश चाइना का बॉर्डर तो हुआ इतना, पर अरुणाचल प्रदेश चाइना का अगर आप बॉर्डर देखो तो आपको काफी एक बड़ा एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इस पूरे क्वेश्चन को आप समझ पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया होता है स्टंटिंग के बारे में, वेस्टिंग के बारे में, पर वो एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि स्टंटिंग का मतलब क्या है, वेस्टिंग का क्या मतलब है। आज ये प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई 3 स्टेटमेंट्स है, आपको इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, तो उम्र के हिसाब से हाइट उतनी नहीं है। अंडरवेट इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट, तो हाइट के हिसाब से उतना वजन नहीं हो पा रहा। और वेस्टिंग का मतलब है, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग टर्म यूज होती है, लो वेट फॉर एज की एज के हिसाब से वजन नहीं आ पा रहा। आपको पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, समझ लेते हैं। तो स्टंटिंग इज डिफाइंड एज लो हाइट फॉर एज, ठीक है, तो एज के हिसाब से हाइट नहीं आ पा रही। इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक और रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन यूजली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, पुअर मेटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन। ठीक है, हम इसको लेकर काफ़ी सारी स्कीम चलाते हैं। जो मिड डे मील स्कीम है वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अंडरवेट क्या है, लो वेट फॉर एज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लो वेट फॉर हाइट, ये चीज़ गलत है, यहाँ एज होना चाहिए था। तो अंडरवेट क्या होता है, डिफाइंड एज लो वेट फॉर एज, उम्र के हिसाब से जो है वो वजन नहीं आ रहा। अ चाइल्ड हु इज अंडरवेट मे बी स्टंट, वेस्टेड और बोथ। ठीक है, तो एक चाइल्ड जिस जो अंडरवेट है, हो सकता है उसमें स्टंटिंग की भी प्रॉब्लम हो, मतलब लो हाइट फॉर एज, और उसमें वेस्टिंग की भी प्रॉब्लम। वेस्टिंग क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट, तो हाइट के हिसाब से वेट नहीं आ पा रहा। पर यहां पर वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या लिखी थी, लो वेट फॉर एज, तो वेस्टिंग क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट। अब आपको एक बार फाइनल सारे बता देता हूँ। स्टंटिंग में क्या होता है, एज के हिसाब से हाइट नहीं आती। वेस्टिंग में क्या होता है, हाइट के हिसाब से वेट नहीं आता। अंडरवेट में क्या होता है, एज के हिसाब से वेट नहीं आता। आई होप थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया हुआ, और आई होप आपको ये पता लगा कि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड गलत क्यों थी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो। वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट, स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज और लो लेंथ फॉर एज, और अंडरवेट लो वेट फॉर एज। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको मतलब यहाँ से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये गवर्नमेंट वेबसाइट से मैंने सारा डाटा जो है लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है सुन, जैसा आपको पता है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जल्द ही इनॉग्रेशन होगी, तो थोड़ा सा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो एमपी को क्या क्या अलग से पर्क्स वगैरह मिलते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी। पहली कह रही है एमपीज कैन नॉट बी पनिश्ड इन कनेक्शन विद एनी वोट और स्पीच मेड इन पार्लियामेंट, कि मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ बोला जाता है, जो वोट वगैरह दिए थे, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती एमपीज को। कोर्ट्स आर बैरिड फ्रॉम मेकिंग इंक्वायरीज इनटू प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट, तो कोर्ट को ये अलाउ नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है द मेंबर्स कैन बी पनिश फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बाय द हाउस, की हाउस एक्शन ले सकता है। ठीक है, देखते हैं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
एमपीज कैन नॉट बी पनिश, उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती इन कनेक्शन विद एनी वोट और स्पीच। जो पार्लियामेंट के अंदर जो बोला जाता है उसको लेकर कोई, मतलब अगर पार्लियामेंट के अंदर ऐसी भी कोई स्पीच दे दे जिसको लेकर इंडिया का जो कानून है वो शायद कोई लीगल एक्ट कर सकता था, पर पार्लियामेंट के अंदर दी गई स्पीच पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोर्ट्स आर ऑल्सो स्पेसिफिकली बैन, मतलब कोर्ट्स को ये चीज अलाउ नहीं की जाती कि वो पार्लियामेंट में जो बातचीत हो रही है इंक्वायरी, उस पर इंक्वायरी कर सके। और मेंबर्स को पनिश किया जा सकता है बाय दी कोर्ट, अगर कोर्ट हाउस चाहे वो इसको, मतलब सॉरी कोर्ट नहीं, बाय दी हाउस, ठीक है। अगर हाउस चाहेगा तो मेंबर्स के ऊपर एक्शन ले सकता है, कोर्ट नहीं ले सकता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में लगा कि क्यों तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फैसिलिटीज के बारे में बताया गया कि क्या क्या चीजें मिलती है एमपीज को, फूड, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन, काफी सारी ऐसी चीजें जो कि पर्क्स के तौर पर आपको मतलब देखने को मिलेगी कि एमपीज को यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पेंशन सैलरीज के बारे में बात नहीं की, वो और भी ज्यादा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप एक बार थोड़ा ये वाटर देखो कितना हुआ, ये शायद 40 लाख लीटर्स पर ईयर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मतलब काफी अच्छे पर्क्स दिए जाते हैं सारे एमपीज को, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, और इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढने। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है इंडिया में। राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट है जो कि एक यूनिवर्सल राइट की तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में काम करता है। राइट टू नेगेटिव वोटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंडिया में। राइट टू बी फॉरगॉटन इज एन इवॉल्विंग फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो चार चीजों के बारे में बात की गई है। आपसे पूछा रहा है कि वो किस तरह का कानून है या फिर किस तरह का एक हक है जो कि हम इंडिया में उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। समझते हैं करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है। पहली को छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ करेक्ट है। राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली एक फंडामेंटल राइट था, बट 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 300A इट वाज रिड्यूस्ड टू मेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। तो फंडामेंटल से कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ठीक है। इन दी लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरी एज अ कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया। The right to marriage is also stated under Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights within the meaning of right to start a family. The right to marry is universal right and is available to everyone. तो इसको इंडिया के एक तौर पे और दुनिया के तौर पे क्या बोला जाता है मैंने आपको बता दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया नेगेटिव वोटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ वोटर और डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड दी नोट ऑप्शन। तो जो नोट ऑप्शन है ना कि नन ऑफ द अबव, ये चीज आई थी इस केस के बाद, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट होगी, पहली गलत, दूसरी सही, तीसरी सही। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 राइट टू बी फॉरगॉटन वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर राइट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन जो है असल में इमर्जेस फ्रॉम द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 एंड पार्शली फ्रॉम द राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये असल में अभी भी एक इवॉल्विंग चीज है इंडिया में, अभी भी आपको मतलब इसके बारे में प्रॉपर एक चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, इट मे इवॉल्व एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में लगा, स्टेटमेंट 4 भी यहाँ पर करेक्ट होगी। तो पहली इनकरेक्ट, बाकी 3 करेक्ट। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू इंडिया 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई, आपको बुलाया रहा है कि इनमें से सही नहीं, सॉरी, इनमें से आपको बताना है which of the above can be considered as steps taken to achieve the financial inclusion, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो मदद करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों को, इंडियंस को इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जोड़ना। पहली स्टेटमेंट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, क्या इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आया। दूसरी स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक, क्या इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आया। तीसरी स्टेटमेंट है अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, क्या इससे हमारी कंट्री में हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिला। तो जैसे मान लो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर अगर आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में एक चीज़ का डाउट आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का असल में मतलब क्या, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, ठीक है। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है, आई होप आपको पढ़ने से समय लगता है, ऑल 3 बिल्कुल सही है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो 1969 और 1980 में किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उससे बिल्कुल हमारी कंट्री में, क्योंकि सरकारी बैंकों पे थोड़ा लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है, हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है। आरआरबीज इनको एस्टैब्लिश किया था अंडर द प्रोविजन ऑफ आरआरबी एक्ट 1976, ताकि बैंकिंग और लोन सर्विसेज दी जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर और बाकी रूरल एरियाज में। इसको लॉन्च किया गया था 1960 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग द रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में लगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे चार्ट देखने को मतलब एक डाटा देखने को मिला। यहाँ पर क्या है कि
अगर कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से होगी, लोग बैंकिंग सिस्टम से, फाइनेंशियल सिस्टम से अच्छे से जुड़ेंगे, तो उससे कुछ एसडीजीज को पूरा करने में हमको हेल्प मिलेगी। पॉवर्टी खत्म करना, हंगर खत्म करना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में काम करना, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो ये कुछ ऐसे एसडीजीज हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से जल्दी पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी 4 कंट्री हैं जो आपको G20 ग्रुप की मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो हम G20 पे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने सोचा एक आपकी थोड़ी और रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन G20 पे कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। दूसरे में है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। तीसरे में है ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम। और चौथे में है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ठीक है। तो G20 आप अब तो ये चीज़ आपको रट गई होगी, 19 कंट्रीज और एक EU, इनका एक ग्रुप है, ठीक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो पहले जो G7 था वो सारे G20 के मेंबर हैं। इन्होंने बीच में G8 बनाया था, फिर उसको खत्म कर दिया, उसमें सिर्फ रशिया ऐड हुआ था, वो G20 का मेंबर है। और बाकी ये जो नए जो कंट्रीज थी, इन सबको मिला के 1999 में G20 की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो कि थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया, जिसमें एक शिफ्ट देखा जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिगर सिटी से स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है व्हाट कैन स्लैश मे बी द इफेक्ट्स ऑफ दिस शिफ्ट। तो ये जो रूरल एरियाज की तरफ मैन्युफैक्चरिंग का शिफ्ट हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन मे बी द इफेक्ट्स, सॉरी रीजन, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इससे, अगर बड़े शहरों से थोड़ा रूरल एरिया, थोड़ा छोटे शहरों की तरफ ये मैन्युफैक्चरिंग जाएगा तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। इट कैन हेल्प इन लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन इन रूरल इंडिया। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि मतलब बहुत अलग अलग चीज़ों में चीज़ डिवाइड करना है किसी, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेस फॉर द ट्रांजिशन ऑफ अवर एग्रीकल्चर, सॉरी ट्रांजिशन आउट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि यही नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है ना, उससे बाहर भी निकलना। दिस कैन हेल्प इन मेकिंग अप फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सम ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज पोस्ट लिबरलाइजेशन, की कुछ कुछ जगहों पे जहां पर कभी भी अच्छे से एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाया, अब वहां एम्प्लॉयमेंट आ पाएगा। आपको तीनों में से सही स्टेटमेंट्स यहाँ पे बतानी है किस ऑप्शन में दी गई है। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ोगे, आपको पता लगेगा तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी, शिफ्ट फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज हेल्प मेंटेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अगर आप देखो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं कि लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन होगी, रूरल एरिया में और जॉब्स वगैरह आएंगी, और एग्रीकल्चर से लोग जो डिपेंडेंसी लोग और चीज़ों पे लेके जा पाएंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर में हर इंसान को नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ एरिया जहाँ पर कभी भी अच्छे से एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाई, वहाँ पर मदद मिल पाएगी, ठीक है। आई होप आप इस बारे में समझ पाए। और वर्ल्ड बैंक की जो बेसिक हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन, ये सब तो आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है। ठीक है, सुन चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एनर्जी के ऊपर। पहली स्टेटमेंट के, और इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी। पहली कह रही है क्लीन एनर्जी इज एनर्जी जो आती है रिन्यूएबल से, जीरो मिशन सोर्सेज से, और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना करे, उसको क्लीन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन हम वैसे ज्यादा यूज करते हैं, फिजन, ये फ्यूजन की बात कर रहा है। हैज द डिसएडवांटेज ऑफ जनरेटिंग अनयूजेबल न्यूक्लियर, तो बोल रहे न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हम यूज करेंगे ना, उससे अनस्टेबल न्यूक्लियर बन जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन जो ज्यादा हम यूज करते हैं, ये होती है असल में स्टार्स में, सच एज सन। आपको पूछा रहा है कि इनमें से सही स्टेटमेंट बताओ, तो इतना तो आपको बेसिक चीज पता है कि थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, फ्यूजन की डेफिनेशन होती नहीं, ठीक है। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही है। ये बिल्कुल सही है कि क्लीन एनर्जी इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल, जीरो एमिशन सोर्स, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ये सब ठीक है। न्यूक्लियर फिजन पावर प्लांट जो है, असल में उनकी डिसएडवांटेज होती है कि वो जनरेट कर देते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाले पावर प्लांट्स है वो ये सब नहीं करते। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियर फ्यूजन बोला गया था, पर ये फ्यूजन होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, और ये भी गलत है। अब यहाँ पर फ्यूजन होना था फ्यूजन की जगह, कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, ठीक है, वो असल में होती है सन में, ना कि फ्यूजन। तो बस ये दो अगर इनको चेंज कर देते तीनों स्टेटमेंट सही होती है। आई होप आप इस पूरे क्वेश्चन को समझ पाए। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स फोर्थ ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इस टाइम पे हम फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, और बहुत तेजी से इंडिया अपने टारगेट जो उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यू, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे, मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।